हैं उन दोनों चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। पहला हो गया हमारे पास डबल केज रोटर्स और दूसरा है हमारे पास डीप बार केज रोटर्स। ठीक है, तो डबल केज का मतलब क्या है? दो केज रखना। ठीक है, अगेन वही लॉजिक है सेम। अब दो केज रखने का मतलब है हम दो टाइप के वायर्स इसमें यूज करते हैं। ठीक है, एक केज में हम हाई रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं और दूसरे केज में हम लो रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज को क्लियर रखना कि जो हाई रेजिस्टेंस वायर होता है वो आउटर मोस्ट में होता है। ठीक है, यानी कि आपके पास रोटर है, फॉर एग्जांपल रोटर के अंदर एक स्लॉट है, इस स्लॉट में हमने दो वायर्स एनग्रेव किए हैं, कुछ इस तरीके से एनग्रेव किए हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा नजर आ रहा है लेकिन प्रैक्टिकली जो मतलब इतना बड़ा नहीं होता है स्लॉट्स। तो दो केज हमारे पास अवेलेबल है, इस तरीके के स्लॉट पूरे इंटायर स्ट्रक्चर पे होंगे। ठीक है, तो एक हमारे पास दिस इज योर आउटर केज, ठीक है, एंड दिस इज योर इनर केज। ठीक है, एज यू कैन सी इनर केज क्या है? थिक है, मोटा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस इज लो, लो रेजिस्टेंस पार्ट। ठीक है, तो लो रेजिस्टेंस होता है, आउटर केज का हमारे पास हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, क्लियर? ये छोटा वायर है, पतला वायर है तो ऑब्वियस है वायर जितना थिन होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो हाई रेजिस्टेंस वायर आपका टॉप पे है, लो रेजिस्टेंस आपका बॉटम में है। ठीक है, इस तरीके से एंटायर पेरिफेरी पे हमारे पास दो स्लॉट मतलब दो टाइप के रोटर्स हो गए। एक इस तरीके से यहाँ होगा, पूरा कंटिन्यूड है, डैश लाइन इंडिकेट्स माय कंटिन्यूड रोटर, और एक रोटर और स्लॉट हमारे पास इधर हो गया। तो हमारे पास दो टाइप के रोटर्स हो गए, आउटर केज, इनर केज। ठीक है, तो इसलिए इस रोटर को कहा, क्योंकि दो केज प्रेजेंट है इसलिए इस रोटर को कहा हमने डबल केज रोटर। ठीक है, अब एक केज में हमने हाई रेजिस्टेंस वायर यूज किया है, इसका रेजिस्टेंस अब यहां ध्यान देना, ये वायर इस तरीके से लिया जाता है सिंस इट इज एट द आउटर मोस्ट पार्ट। ठीक है, तो इसका रिएक्टेंस कम होता है। ठीक है, लो रिएक्टेंस। ठीक है, जितना ज्यादा हम कोर के अंदर डीप चले जाते हैं उतना ज्यादा रिएक्टेंस हाई हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब इसका हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम अगर में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रोटर सर्किट बना रहे हैं केवल, तो रोटर सर्किट में क्या है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है दैट इज एस टाइम्स ई टू जीरो एट रनिंग कंडीशन की बात हो रही है। इसके बाद इसके अंदर क्या है, द रेजिस्टेंस एज वेल एज रिएक्टेंस पार्ट। ठीक है, सिमिलरली एक आउटर केज का रेजिस्टेंस, एक इनर केज का रिएक्टेंस। ठीक है, मान लिया दिस इज योर इनर केज, ठीक है, एंड दिस इज योर आउटर केज। ठीक है, तो आउटर केज में रेजिस्टेंस लेट अस कंसीडर हमारे पास है R20। ठीक है, R20 एंड यहां पे हमारे पास रिएक्टेंस है X20। ठीक है, जो इनर केज है लेट द रेजिस्टेंस बी R2I एंड X2I, रिएक्टेंस उसका मान लिया X2I। अब इस तरीके से हमने अपने अब यहां ऑब्जर्व करना, आउटर में रेजिस्टेंस इज हाई, रिएक्टेंस इज लो। यहां पे आपका रेजिस्टेंस इज लो कंपेयर्ड है, रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस कंपेयर्ड है, एंड माय रिएक्टेंस इज हाई। ठीक है, तो जो करंट होगा दैट इज I2S। ठीक है, यहां पे मान लिया जो करंट है दैट इज I20, यहां करंट है हमारे पास I2I।
ठीक है, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, आई टू आई इज इक्वल्स टू एस ई टू जीरो अपॉन आर टू आई प्लस स्लिप की वजह से एस एक्स टू आई इनर में। अगर हम आई टू आउटर इवेल्युएट करें तो हमारे पास हो जाएगा एस ई टू जीरो अपॉन आर टू जीरो प्लस एस टाइम्स एक्स टू जीरो। ठीक है, आउटर के लिए हमारे पास ये करंट है, इनर के लिए हमारे पास ये करंट है। ठीक है, ये दोनों करंट्स मैंने लिख दिया। ठीक है, दोनों के रोटर्स हो गए, दोनों के रोटर्स पैरेलल में हैं। ठीक है, प्लेस्ड है। अब क्या होगा ड्यूरिंग माय स्टार्टिंग कंडीशन। ठीक है, स्टार्टिंग कंडीशन में अब मैं आपको इवैल्यूएट कराता हूं व्हाट इज जेड, जेड टू आई एंड जेड टू ओ। जेड टू ओ है हमारे पास आर टू ओ प्लस एक्स टू जीरो एस जे टाइम्स एस एक्स टू जीरो, एंड यहां है हमारे पास आर टू आई प्लस जे टाइम्स एक्स टू आई। ठीक है, ये हमारे पास है इंपीडेंस ऑफ इनर केज एंड आउटर केज। अब इंपीडेंस अगर हम इवैल्यूएट करें तो इंपीडेंस हमारा आर टू, रेजिस्टेंस इज हाई, रिएक्टेंस इज लो। इस तरीके से ये डिजाइन किया जाता है रोटर का कि ओवरऑल इंपीडेंस ड्यूरिंग एस इज इक्वल टू वन। अगर मैं स्टैंड स्टिल कंडीशन मानता हूं मशीन की तो एस इज इक्वल टू वन, यानी कि देखो स्टैंड स्टिल कंडीशन है, मशीन जैसे जैसे मेरी स्टैंड स्टिल पे है धीरे धीरे रोटेट करना शुरू कर देगी तो स्लिप वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, अल्टीमेटली दिस वैल्यू डिक्रीजेस। ठीक है, अब इस तरीके से असाइंड, यहां ध्यान ऑब्जर्व करना, इस तरीके से हमने वैल्यूज को रखा है कि सच दैट जो Z2I Z2O है दैट ओवरऑल इंपीडेंस ऑफ द पाथ इज लो कंपेयर्ड टू Z2I। यानी कि जब ये ओवरऑल इंपीडेंस ऑफ Z एक्सटर्नल रोटर का इंपीडेंस अगर कम होगा तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू लो इंपीडेंस पाथ। तो मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू आउटर और जहां पे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब जैसे जैसे मेरा मशीन रोटेशन में जाती है वैसे वैसे रोटेट करती है, द स्लिप वैल्यू इज सेम फॉर बोथ द थिंग्स। ठीक है, तो अब यहां पे ऑब्जर्व क्या करना है, इफेक्ट ये ऑब्जर्व करो कि Z2I and is Z2I is at standstill is greater than Z2 at standstill case। अगर स्टैंड स्टिल केस की बात करें तो Z2I इज ग्रेटर देन Z2O, यानी कि हमारा ये जो Z2I इंपीडेंस है दैट इज हाई एट स्टैंड स्टिल, एंड तो इसलिए मैक्सिमम I2 आउटर जो है दैट इज हाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इंपीडेंस क्या है, दैट इज लो कंपेयर टू द इनर इंपीडेंस। इसका मतलब मैक्सिमम करंट हमारा कहां से फ्लो करेगा, आउटर पाथ से फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या है, इट फॉलोज थ्रू आई आर टू ओ। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस पाथ। अब जब हमने हाई रेजिस्टेंस पाथ से फॉलो किया इसका मतलब हाई टॉर्क इज डेवलप। ठीक है, तो जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं हम इस तरीके से रोटर को की कंडीशंस को डिफाइन करते हैं। ठीक है, जहां पे हमारा स्टैंड स्टिल केस में एट एस इज इक्वल टू वन, दिस इंपीडेंस ऑफ रोटर, आउटर इंपीडेंस क्या है, आउटर कोर केज का इंपीडेंस इज लेस, जिसकी वजह से हमारा हाई करंट फ्लोज थ्रू द आउटर केज एंड गोज थ्रू हाई रेजिस्टेंस पाथ
ठीक है, तो हाई रेजिस्टेंस पाथ से जाएगा तो मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड या हाई टॉर्क इज डेवलप्ड ड्यूरिंग स्टार्टिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसलिए हमारे पास ये कोर हाई टॉर्क जनरेट कर पाता है, लेकिन एट रनिंग कंडीशन, जब हम इसको रनिंग कंडीशन के लिए इवैल्यूएट करेंगे तो देखो स्लिप की वजह से क्या हुआ, स्लिप की वजह से दिस वैल्यू SH20, ये वैल्यू क्या है, बिकम्स वेरी लेस। ठीक है, जब ये वैल्यू बहुत कम हो जाती है उस केस में इफेक्ट कौन ऑब्जर्व कराएगा, द रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि दिस वैल्यू, अगर S की वैल्यू इवेल्युएट करो तो 0.03 होती है, ऑलमोस्ट 0.055% स्लिप मैक्सिमम स्लिप होती है हमारी। तो एट 5% स्लिप भी अगर हम इवेल्युएट करते हैं तो द इम्पीडेंस, द रिएक्टेंस ऑफर्ड इज वेरी वेरी लो कंपेयर टू द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जिसकी वजह से रनिंग कंडीशन में जो इफेक्ट ऑब्जर्व होता है वो होता है हाई रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो अब हाई रेजिस्टेंस पाथ है, यहां लो रेजिस्टेंस पाथ है, तो ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू दिस पाथ। व्हाई? बिकॉज दिस रेजिस्टेंस इज लो कंपेयर टू दिस रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज समझ में आई? ड्यूरिंग एट रनिंग कंडीशन Z2O, ठीक है, इज ग्रेटर देन Z2I। वाई? बिकॉज SH20 कैन बी SH20 and SH2I कैन बी नेग्लेक्टेड। दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, वेरी स्मॉल, तो इसलिए ये चीज नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर हम ये नेग्लेक्ट कर दें तो टोटल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व्ड बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस। तो जहां ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वहां कम करंट होगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कहां है, द आउटर केज में। तो आउटर केज में रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, Z2O इज ग्रेटर देन Z2I, ये ज्यादा हो जाएगा इससे। इसका मतलब इफेक्ट कहां ऑब्जर्व होगा, I2O is less than I2I, तो मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू इनर कोर, जिसकी वजह से I स्क्वायर R लॉसेस, I2I स्क्वायर R टू I इज लेस। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारी यहाँ पे ओवरकम कर ली बाय अ डबल केज रोटर। ठीक है, तो डबल केज रोटर का एडवांटेजेस यही है कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज मतलब प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग स्टैंड स्टिल या स्टार्टिंग कंडीशन, एंड ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन द आई स्क्वायर आर लॉसेस कैन बी इक्वेटेड टू अ वेरी लो वैल्यू। ठीक है, जो कि हमारी सिंगल केज रोटर नहीं डेवलप कर पा रहा था। वहां पे हम एक ही काम कर सकते थे, या तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क ले लेते या फिर हम लॉसेस से एफिशिएंसी से कंपनसेट कर लेते। बट डीप डबल केज रोटर्स में स्पेशली ये चीज है कि दो केज होने की वजह से स्टार्टिंग कंडीशन कुछ और ले सकते हैं और रनिंग कंडीशन कुछ और ले सकते हैं। तो दिस इज केप्ट वेरी स्मार्टली, ये चीजें बहुत स्मार्टली प्लेस की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले ली। ठीक है, R2I वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली पॉइंट्स में कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, मान लीजिए 0.2 वैल्यू, दिस इंपीडेंस इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 0.8 वैल्यू, 1 अप्रोक्सीमेटली लेस देन 1 ohms। ठीक है, इससे ज्यादा लोगे तो लॉसेस ज्यादा होंगे, तो इससे ज्यादा नहीं रखा जाता है। तो आई स्क्वायर आर लॉसेस भी इसी के कंपनसेशन में होंगे। दिस इंपीडेंस कैन बी इन हंड्रेड्स। ठीक है, दिस वैल्यू, द रिएक्टेंस कैन बी इन हंड्रेड्स, 100 ऑफ ओम्स कुछ रखा जा सकता है, या मान लीजिए 100 ohms भी अगर ले लेते हैं इसको, दिस इज 100 ohms एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 ohms। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं द नेट इम्पीडेंस इज लो कंपेयर टू दिस, क्योंकि 100 का स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर, द टोटल इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है, ड्यूरिंग स्टैंड स्टिल कंडीशन या स्टार्टिंग कंडीशन। लेकिन जैसे जैसे हम मशीन को रन कराएंगे दिस इम्पीडेंस
becomes very very low because of S. ठीक है, बिकॉज ऑफ एस दिस रिएक्टेंस बिकम्स लेस, तो इम्पिडेंस ये भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मैक्सिमम करंट हमारा इनर केज में फ्लो करता है। ठीक है, तो ये है आपका डायग्राम जिसके अंदर हमारा फ्लो होता है। अब स्पेशली टॉकिंग अबाउट डीप बार केज रोटर्स, डीप बार में क्या किया गया, इसी का समझ लीजिए। डीप बार में क्या है, यहाँ पे हमने केवल एक ही स्लॉट देखा है। डीप बार में वी कैन हैव अ मल्टीपल नंबर ऑफ स्लॉट्स। तो हमने क्या किया, मतलब एक स्लॉट एक ही होगा लेकिन वी कैन हैव अ मल्टीप्लेटिंग ऑफ कंडक्टर्स। तो हमने क्या किया, बहुत सारे कंडक्टर्स, कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी, कंडक्टर इस तरीके से प्लेस कर दिए। तो अगेन कोर में इस तरीके से, अगर एक ही कोर है इसमें हमने 3 कंडक्टर्स को प्लेस कर दिया। दिस इज कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी। ठीक है, तो जो भी हाईएस्ट रेजिस्टेंस कंडक्टर होता है वो टॉप मोस्ट पे रखा जाता है, एंड जो भी लोएस्ट रेजिस्टेंस कंडक्टेंस होता है, कंडक्टर होता है, वो हमें बॉटम पे रखा जाता है। तो लोएस्ट रेजिस्टेंस कंडक्टर हमारा सी हो गया, हाईएस्ट हमारा क्या हो गया, ए हो गया। इनिशियली मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर ए, जहां से हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल पाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे मेरी मशीन स्पीड पकड़ती है या स्पीड कैप्चर करती है, द रिएक्टेंस प्लेज इट्स रोल। तो यहां से करंट धीरे धीरे बी में आता है, मतलब मैक्सिमम करंट फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर ए टू कंडक्टर बी, देन फ्रॉम बी टू सी। तो मैक्सिमम करंट ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन फ्लोज थ्रू सी कंडक्टर, वेयर एज during starting maximum current flows through कंडक्टर ए। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, रनिंग कंडीशन में कंडक्टर सी, स्टार्टिंग कंडीशन में कंडक्टर ए। तो इंस्टेड ऑफ दिस 2 स्लॉट्स वी कैन हैव अ सिंगल स्लॉट, लेकिन उसके अंदर हमने क्या किया, मल्टीपल ग्रेड्स डाल दिए वायर के, जहां पे हाई रेजिस्टेंस, हाई आर, लो आर, हाई रिएक्टेंस, यही कह लो X, ये हो गया हमारे पास लो रिएक्टेंस। ठीक है, इस तरीके से हमारा प्लेस किया जाता है सारी चीजें। कुछ डाउट है, यू कैन आस्क मी, पूछो जल्दी। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है फिलहाल, तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। हेलो, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। क्या है डीप बार केज रोटर, डबल केज रोटर्स, मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, क्या है, केवल कंस्ट्रक्शन इनकी थोड़ी सी डिफरेंट है। इंस्टेड ऑफ हैविंग स्क्विरल केज सिंगल रोटर, वी हैव 2 केजेस। ठीक है, 2 केजेस रखे जाते हैं बस। ठीक है, तो 2 केजेस इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि एक केज में हाई रेजिस्टेंस लो रिएक्टेंस वायर होता है, एक केज में हाई रिएक्टेंस लो रेजिस्टेंस वायर होता है। तो जिसमें हाई रेजिस्टेंस होता है वो आउटर केज होता है, और लो रेजिस्टेंस वाला इनर केज होता है। हमेशा याद रखना है ये चीज। ठीक है, आउटर वायर या आउटर केज जो भी होता है, दैट इज हाई रेजिस्टेंस लो रिएक्टेंस वायर, जबकि इनर केज में होता है हमारे पास लो रेजिस्टेंस हाई रिएक्टेंस वायर। वाई हाई रिएक्टेंस कहां से आया, क्योंकि जैसे जैसे हम कोर के अंदर ज्यादा डीप जाएंगे वैसे वैसे हमारा इंडक्टेंस बढ़ता चले जाता है वायर का। ठीक है, तो जितना ज्यादा डीप होंगे वायर के अंदर या स्लॉट्स जितना ज्यादा गहरे होंगे उतने ज्यादा रिएक्टेंस ऑफर हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए अंदर वाले कोर पे ऑटोमेटिकली हाई रिएक्टेंस ऑफर हो जाता है, एंड जो वायर यूज किया जाता है वहां पे लो रेजिस्टेंस वायर यूज किया जाता है। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, इसके बाद जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो दोनों केजेस पे अप्लाई होता है, चाहे इनर केज हो चाहे आउटर केज हो। ठीक है, दोनों केजेस पे हाई रेजिस्टेंस हाई मतलब यूज किया जाता है दिस। सॉरी, मैं कुछ गलत बोला शायद। तो यहाँ पे क्या है, जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे वो दोनों केजेस पे अप्लाई हो गया। तो केजेस पे अप्लाई होने के बाद मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू आउटर केज। वाई? बिकॉज द
impedance of outer cage is low compared to the impedance of this inner cage during starting. ठीक है, जब मशीन स्टार्ट होती है तो हमारे पास स्लिप की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 होती है, तो रिएक्टेंस उसी अकॉर्डिंग अपना रोल प्ले करता है. तो लो रेजिस्टेंस ड्यूरिंग स्टार्टिंग में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है. ठीक है, किसमें? इनर केज में, जिसकी वजह से इनर केज में करंट कम जाता है, आउटर केज में ज्यादा जाता है. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? यहां मैंने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कंडीशंस. तो जब हाई आउटर केज में जाएगा, आउटर केज का रेजिस्टेंस हाई है, हाई टॉर्क जनरेट होगी. ठीक है, पहली कंडीशन हमारी यहां ओवरकम हो गई. दूसरी कंडीशन क्या थी? अगर एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? जब मशीन रनिंग कंडीशन में जाएगी, ऑटोमेटिकली बाहर वाले रोटर, आउटर केज रोटर में इंपीडेंस वैल्यू, जो टोटल इंपीडेंस वैल्यू है, अब वो रेजिस्टेंस की वजह से रिफ्लेक्ट होगी. क्यों? क्योंकि स्लिप वैल्यू अपना रोल स्टार्ट कर देती है, अपना रोल प्ले करना शुरू कर देती है. तो इंपीडेंस इज वेरी वेरी लो. ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम करंट कहां फ्लो कर रहा है उस कंडीशन पे? रनिंग कंडीशन में, इनर केज में. ठीक है, ये चीज है टोटल. किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर, नो सर. चलिए, तो मेरे ख्याल से अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी आइदर द थिंग्स. डीप बार केज रोटर में क्या डिफरेंस है? एक ही स्लॉट है. यहाँ आपको दो स्लॉट नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पे डीप बार केज रोटर में एक ही स्लॉट होता है, जिसमें हम मल्टीपल ग्रेड्स के वायर प्लेस करते हैं. तो हाई रेजिस्टेंस वायर हमारा टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है, लो रेजिस्टेंस वायर हम बॉटम पोजीशन पे रखते हैं. ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड होता है? देखो, रेजिस्टेंस सीधी सीधी बात है, रेजिस्टेंस हाई कब होगा? व्हेन द वायर इज थिन, पतला होगा. तो जितना ज्यादा थिन वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. तो मोटा वायर इनर मोस्ट कोर में रहता है, धीरे 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 उसको हम क्या करते चले जाते हैं? थिन करते चले जाते हैं. एंड टॉप मोस्ट वायर इज थिन. तो यहाँ पे केवल 3 कंडक्टर्स नजर आए हैं, लेकिन इट कैन हैव this deep bar cage rotors can have a multiple number of stackings. एक ही, 3 ही नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं. वो डिपेंड करता है कि कैसा आप मशीन चाह रहे हो, कितनी एफिशिएंट चाह रहे हो. ठीक है, एंड ऑल दैट थिंग्स. तो ये चीजें हैं. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं. इसके बाद आई एम गिविंग 1 मिनट टू थिंक. 1 मिनट आराम से सोच लो. अगर नहीं है तो आस्क मी एनीथिंग. गौरव, बेटा माइक पे क्यों नहीं हो? माइक पे आओ गौरव. व्हेन आई एम आस्किंग यू, यू शुड बी ऑन माइक. गौरव, यू कैन डिस्कनेक्ट योर लीड, देन यू कैन. आप लीड को डिस्कनेक्ट करो, देन यू कैन आस्क.
हेलो। हाँ बेटा गौरव, कहाँ घूम रहे हो? कहीं नहीं सर। चलो, एनी डाउट? नो सर, अभी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गौरव कुमार, एक बार आपको और। कोई इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स? गौरव कुमार, शैल वी मूव फर्दर? आगे बढ़ें? क्या बात है, सभी चुप हैं? क्या हुआ सर? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, जो कि इस यूनिट का शायद लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो किसी भी तरीके से मशीन की स्पीड को कंट्रोल करना, दैट इज आवर लास्ट पार्ट। ठीक है, वी हैव बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ कंट्रोल इन इट। तो 5 मेथड्स हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऑल्दो देयर आर सम स्पेसिफिक मेथड्स ऑल्सो। ठीक है, कि कुछ मेथड्स ऐसे हैं कि केवल और केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे अप्लाई होते हैं, जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर पे अप्लाई नहीं हो सकते। बट यस, 5 मेथड हैं, 5 के 5 मेथड आप पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो स्पीड कंट्रोल देखो, स्पीड करने के लिए सबसे पहले क्या है, आप दो, सबसे पहला जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है दैट इज एनएस। या तो हम सिंक्रोनस स्पीड को कम कर दें, एंड हाउ टू रिड्यूस सिंक्रोनस स्पीड, दैट इज 120 एफ बाय पी। ठीक है, तो यानी कि हमने क्या किया, किसी भी मशीन की स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड को कम करने के लिए वी कैन आइदर कंट्रोल माय एफ और आइदर कंट्रोल माय पी। दो चीजें तो मेरे को यहां से समझ में आती हैं। अगर मैं सिंक्रोनस स्पीड मशीन की कम कर दूं, ऑटोमेटिकली जो इंडक्शन मशीन है सिंक्रोनस स्पीड से कम होगी। इसका मतलब या तो मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दूं, या फिर मैं पोल्स किसी तरीके से चेंज कर दूं। बट यस, एक बार आपने मशीन बना दी, यू कैन नॉट चेंज अ मशीन। एम आई राइट? है ना? आपने मशीन बना दी तो आप मशीन को चेंज नहीं कर सकते, ना ही उसके पोल्स को चेंज कर सकते। बट यस, वी कैन डू वन थिंग, कि एक मशीन में वी आर हैविंग जस्ट एंड जस्ट स्लॉट्स। तो हम स्लॉट्स को कैसे बनाना चाह रहे हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं। हम मल्टीपल वाइंडिंग्स कर सकते हैं एक ही मशीन के ऊपर। ठीक है, स्लॉट्स, ग्रूव्स हम बढ़ा इंक्रीज करके वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग इन इट। एक फॉर n इज इक्वल टू 4, एक n इज इक्वल टू 6। ठीक है, जहां पे एक वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 4 हो, और एक वाइंडिंग में नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक ही स्लॉट के अंदर 2 टाइप की वाइंडिंग हाउस कर रहे हैं, एंड वी आर एक्साइटिंग ओनली 1 वाइंडिंग एट अ टाइम। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड बनता है हमारा चेंजिंग नंबर ऑफ पोल्स, चेंज नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो हम किसी भी तरीके से हम नंबर ऑफ पोल्स को अगर बढ़ाएंगे या नंबर ऑफ पोल्स को रिड्यूस करेंगे, तो हमारी सिंक्रोनस आ रही है यहाँ तो। तो by changing number of poles, तो number of poles these can also be changed by 3 methods। इसमें भी सब डिवीजन है।
पहला मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग्स, मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग्स, ठीक है। दूसरा मेथड है हमारे पास मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। एंड तीसरा मेथड है हमारे पास पैम, पोल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैम। ये भी हमारे पास दो टाइप का होता है। पहला कॉइल इन्वर्जन मेथड, ठीक है। यहां स्पेसिफिक है, हमें फ्रीक्वेंसी उस तरीके से अलाइन करानी पड़ती है हमें, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी बेस्ड है, कुछ मैं आपको वो चीजें बताऊंगा डिटेल में, थोड़ा सा ज्यादा भी डिटेल में नहीं, बट थोड़ी चीजें इसमें है जो आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ोगे, एडीसी में भी पढ़ोगे, उसी टेक्निक का कुछ इम्प्लीमेंटेशन है एक तरह से। दूसरा है कॉइल इन्वर्जन ओमिशन एंड इन्वर्जन मेथड, ठीक है। पहले मेथड में हमारे पास तीन, तीन के अंदर भी दो और आ गए, ठीक है। सेकेंड मेथड इज बाय चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। थर्ड मेथड हमारे पास आता है बाय चेंज ऑफ वोल्टेज, फोर्थ मेथड हमारे पास आता है पोल्स चेंज हो गए, वोल्टेज चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, चेंज ऑफ रोटर रेजिस्टेंस, कंट्रोल। एंड फिफ्थ मेथड हमारे पास आता है दैट इज स्लिप एनर्जी रिकवरी, ठीक है। तो स्लिप एनर्जी रिकवरी भी हमारे पास दो टाइप से होती है, एक शर्बियस ड्राइव होती है हमारे पास, और एक ड्राइव और है, हम शर्बियस ड्राइव ही पढ़ते हैं नॉर्मली, ठीक है। ज्यादातर सिलेबस में भी वही है, और हर बार यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली शर्बियस ड्राइव के नाम से ही आती है, ठीक है। तो ये इतनी सारी कंट्रोल टेक्निक्स हैं टू कंट्रोल एनी इंडक्शन मोटर, ठीक है। नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे क्या है, मेथड ऑफ चेंज बाय इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पोल्स। एनी हाउ अगर हम किसी भी तरीके से पोल्स और को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वी कैन इंक्रीज डिक्रीज द सिंक्रोनस स्पीड। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज डिसएडवांटेज क्या है इस मेथड का, हमें कोई भी स्मूथ ऑपरेशन नहीं मिल पाएगा। या तो पी क्या होंगे, 4 या 2 या 6, यानी कि मशीन या तो हमारी चलेगी 1500 आरपीएम पे, या चलेगी 1000 आरपीएम पे, या 750 आरपीएम पे। इन दोनों के बीच का स्मूथ वेरिएशन हमें नहीं मिला। यस, लेकिन हम क्या है, वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मशीन, ठीक है। हमने 1500 आरपीएम है, 1500 से कुछ नीचे चल रही होगी, 1000 आरपीएम है, उससे कुछ नीचे चल रही होगी। तो मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग्स हम इसलिए करते हैं। हमने क्या किया, कोई भी दो वाइंडिंग हमने अपने रोटर पे प्लेस कर ली, ठीक है। रोटर पे हमने जब दो वाइंडिंग बनाई तो हम एट अ टाइम केवल एक वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे। फॉर एग्जांपल n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल सॉरी p इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 4 एंड p इज इक्वल टू 6 के लिए मैंने मशीन को एक्साइट कर दिया। तो इन दोनों वाइंडिंग्स को मैंने प्लेस कर दिया। इन दोनों वाइंडिंग्स की वजह से एक बार जब मैं मशीन को
1000 आरपीएम पे रोटेट के अराउंड लेके जाना चाह रहा हूं, तो मैंने 1000 आरपीएम के लिए हमने फोर्थ नंबर ऑफ 4 पोल वाइंडिंग जो है उस को एक्साइट किया, जिससे हमारी मैक्सिमम स्पीड वी कैन ऑब्टेन 1000 आरपीएम। तो 1000 के अराउंड 950 आरपीएम मशीन रोटेट कर रही होगी। अगर मुझे स्पीड कम करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओनली उस वाइंडिंग को स्टॉप कर दूंगा और दूसरी वाइंडिंग जो कि 6 पोल वाइंडिंग होगी उस वाइंडिंग को मैं सप्लाई प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेरी मशीन 750 आरपीएम से कुछ नीचे चल रही होगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मल्टीपल स्टेटर वाइंडिंग में प्लेस करूंगा अपनी डिजायर्ड स्पेसिफिक रेटिंग कंडीशंस के लिए, यानी जहां मुझे जरूरत है इस मशीन को स्पेसिफिकली मैं उसी चीज के लिए डिजाइन करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस मशीन को लेके मल्टीपर्पज वाइंडिंग लेके चल दिया मैं, यस आई कैन एम्प्लॉय एनीवेयर। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए ये वाइंडिंग बनाई जाती है जहां पे आपको पर्टिकुलर वेरिएशन स्पीड चाहिए केवल और केवल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है। देखो, हमेशा आपको पता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वो डाइपोल्स में एग्जिस्ट करते हैं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। अगर नॉर्थ पोल एग्जिस्ट कर रहा है तो अगेन साउथ पोल पक्का एग्जिस्ट कर रहा होगा। एम आई क्लियर? तो हमने क्या किया, एक वाइंडिंग को कई सेक्शंस में बनाया। ठीक है, हमने एक वाइंडिंग को कई सेक्शंस में बनाया। यहां से हमने करंट फ्लो कराया, यहां से ये हमारी एक वाइंडिंग है, दूसरी वाइंडिंग हमने ऐसे ले ली। लेट अस कंसीडर ये नॉर्थ पोल है, देन ये साउथ पोल है, देन ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, देन साउथ पोल, देन नॉर्थ पोल, देन साउथ पोल। अल्टरनेट होंगे वाइंडिंग के अंदर। ठीक है, फिजिकली आपको नहीं दिख रहे लेकिन यस दे वुड बी अल्टरनेट। मैं बना ही देता हूं, चलो। ठीक है, एक वाइंडिंग ए बी टर्मिनल्स के साथ है। दिस इज मेकिंग नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। ठीक है, इनके बीच में मैंने क्या किया, इंसर्ट कर दिए दूसरी वाइंडिंग के फेसेस इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहां लगा। ठीक है, इस तरीके से। तो नॉर्थ पोल, देन साउथ पोल, देन साउथ पोल, देन साउथ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर ऑब्टेन कर लिया एक एंटायर पेरीफेरी पे, बाहर वाले स्ट्रक्चर मतलब कास्ट पे या ये कह लो फ्रेम पे। अब हमने क्या किया, यहाँ पे अगर मुझे साउथ, ये नॉर्थ पोल है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये होगी तो नॉर्थ पोल है, दोनों वाइंडिंग एक ही डायरेक्शन की है क्लॉकवाइज की। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, CD। CD में डायरेक्शन ऑफ करंट जस्ट रिवर्स होगा जो AB में कॉइल में होगा। AB में अगर इनवर्ड्स है तो CD में कॉइल आउट करंट जो होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, अब मेरे पास कितना है, दिस इज माय 8 पोल मशीन। अब मैंने क्या किया, मशीन को इस करंट को मैंने क्या किया, पहले ये करंट जा रहा है, यहां से सप्लाई आ रहा है, तो मैंने B को D से कनेक्ट कर रखा है। आई हैव कनेक्टेड A एंड C टू माई सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई। तो मैंने B और D को कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, ऑल ऑफ सडन कुछ देर के बाद मैं क्या करूंगा, D पॉइंट को हटा के C पॉइंट से कर दूंगा कनेक्ट। ठीक है, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस। तो अब मेरे पास ये जो पोल होगा दैट विल बिकम नॉर्थ पोल, दैट विल बिकम नॉर्थ पोल, दिस विल बिकम नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिकम नॉर्थ पोल। तो सारे पोल्स मेरे नॉर्थ पोल बन गए। वेयर इज माई साउथ पोल नाउ?
तो इस चीज को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट पोल मेथड। हमेशा पोल्स डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे कहीं पे एक साउथ पोल वर्चुअली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो साउथ पोल मेरे वर्चुअली पोल्स क्रिएट हो जाएंगे। अब मेरे पास पोल कितने हैं, पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे पास कितने पोल हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 पोल हो गए। तो यानी कि पहले मेरे पास पोल थे 8, अब मेरे पास पोल हो जाएंगे 16। 1:2 के रेशियो में ये पोल्स मेरे चेंज हो गए। ठीक है, यानी कि मेरे जो पोल्स हैं वो 1:2 के रेशियो में मेरे चेंज हो गए। एंड जब भी मैं 1:2 के रेशियो में चेंज करूंगा, ठीक है, चाहता हूं मैं अपनी स्पीड 1:2 के रेशियो में, तो मैं क्या करूंगा, इस मेथड का यूज करूंगा, मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स। यानी कि अगर मेरे पास इनिशियली आई एम हैविंग p इज इक्वल टू 2 एंड आई रिक्वायर p इज इक्वल टू 4 विदाउट एनी कनेक्शन, मतलब कुछ फिजिकली वाइंडिंग कुछ नहीं करनी है, केवल क्या करना है, मेरे को कॉइल स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं एक कॉइल में डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं रिवर्स कर दूंगा। जैसे ही मैं रिवर्स करूंगा, नंबर ऑफ पोल्स इज ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड। लेकिन ये ऑपरेशन मैं कब करूंगा, जब मुझे मशीन को मैं थोड़ी देर स्टार्ट कर लूंगा। ऐसे नहीं कि मैं इनिशियली मैंने डायरेक्टली मशीन चला दी और मशीन चलाई नहीं और डायरेक्टली मैंने दोनों वाइंडिंग को कनेक्ट किया एंड आई सप्लाइड माय दिस वोल्टेज। तो ऐसे में वो वोल्टेज जनरेट नहीं हो पाएगी, मेरी मोटर भी नहीं स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करूंगा, नॉर्मल अपनी मोटर को स्टार्ट करूंगा। स्टार्ट करने के बाद उसकी एक कॉइल की डायरेक्शन में रिवर्स कर दूंगा। डायरेक्शन रिवर्स होते ही क्या हो जाएगा, 1:2 में मेरे पोल्स चेंज हो जाएंगे। पहले अगर मेरे 4 थे तो मेरे 8 हो जाएंगे, पहले 2 थे तो मेरे 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं, इस मेथड को कहा जाता है मेथड ऑफ कॉन्सिक्वेंट पोल्स। ठीक है, तो फिलहाल आपको मैंने दिखाया है सीरीज कनेक्शन। ठीक है, दिस इज माय सीरीज कनेक्शन। एक कनेक्शन और होता है पैरेलल कनेक्शन, जहां पे मैं क्या कर सकता हूं, ये जो कॉइल ए बी है दैट इज इन पैरेलल विद सी डी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ए को डी से कनेक्ट करूंगा, बी को मैं सी से कनेक्ट करूंगा। ठीक है, वाई, दिस पैरेलल कनेक्शन इज यूज्ड टू इंक्रीज द करंट। ठीक है, यानी कि मैं मशीन की रेटेड पावर को बढ़ा रहा हूं। तो ए इज कनेक्टेड टू सी, सॉरी, ए इज कनेक्टेड टू डी, बी इज कनेक्टेड टू सी। कुछ टाइम के बाद मैंने क्या कर दिया, कॉइल को रिवर्स कर दिया, ए इज कनेक्टेड टू सी, बी इज कनेक्टेड टू डी। तो सारे के सारे पोल्स मेरे चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं 1:2 के रेशियो में चेंज करता हूं एंड स्पीड को मैं ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता हूं बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर ऑफ पोल्स एंड हैंस आप अपनी मशीन की स्पीड कंट्रोल कर पा रहे हो। ठीक है, एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस? आज मैं यहीं पे कंप्लीट करूंगा। टाइम मेथड रिक्वायर्स टाइम, दिस मेथड रिक्वायर्स टाइम। कुछ कैलकुलेशंस हैं, इक्वेशंस हैं, तो उनको हम कल नेक्स्ट टाइम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अप टिल नाउ अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क आइदर इन डबल केज रोटर्स और द स्पीड कंट्रोल मेथड्स। ये सारी चीजें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं डिटेल में। आई हैव सप्लाइड यू नोट्स। यस, ठीक है, कोई क्वेरी होती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। किसी को कोई इश्यूज हैं, जल्दी से पूछो, देन यू कैन लीव। जल्दी जल्दी, और यू कैन लीव द क्लास नाउ। अगर कोई डाउट है तो पूछ ले, और यू कैन लीव द क्लास नाउ। एक मिनट रुक जाओ, माइक ऑफ कर दूं।